Welcome students, and we are discussing and learning about cell, the fundamental unit of life. So let's get started. Right, so what is cell? The bodies of all living organisms are made up of cells, and therefore cell is known as the basic unit of life, or we can say cell is the fundamental, structural as well as the functional unit of life. Why structural? Because all the living organisms are composed of cells. Their structure is made up of cell. So cell is the structural unit, and all the function which is performed by a multicellular organism are also performed by each and every cell. So cell is the functional unit of life also, right? So basic structural and functional unit of life, cell. So let's get started. Now let us discuss about the characteristics of cells. What are the major factors and the characteristics of cells? So let's get divided. So in the first, the basic function which a cell performs basically is given. The task is assigned to different tasks are assigned to different cell organelles. What are cell organelles? Organelles are basically the components of cells, or we can say small organs, right? Just like human body has heart to pump, because pumping of the blood is given, the task is given to our heart, right? And the stomach, the task is given for the digestion of food, and these are known as the division of labor. तो हमारी बॉडी में क्या है? हमारी बॉडी में सिस्टम्स है. सिस्टम में क्या है? ऑर्गन्स है. ऑर्गन के क्या है? अंदर अलग अलग टिश्यूज है. तो उन टिश्यूज को हमने क्या किया है? अलग अलग फंक्शन दे दिए. सो ऑर्गन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. एक ऑर्गन सिस्टम पूरा एक टास्क परफॉर्म करता है, और इस तरीके से इट इज नोन एज द डिवीजन ऑफ लेबर. सबको अलग अलग काम दिया हुआ है, राइट? नाउ दिस इज ऑल्सो सीन विद इन वन सेल ऑल्सो. एक सिंगल सेल के अंदर भी ये विजिबल है. इट इज सीन विद इन अ सेल ऑल्सो. एक सिंगल सेल में भी ये विजिबल होता है. नाउ ईच सेल हैज गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स. ऑर्गेनल्स मीन्स स्मॉल ऑर्गन्स. स्मॉल ऑर्गन्स. अब उनमें बड़े ऑर्गन्स तो है नहीं, जैसे हमारे हाथ पांव, ये सारे हार्ट वगैरह, दे आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स. लेकिन एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है? उसके पास उसके सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है, सेल के जो पार्ट्स है, कंपोनेंट्स, जिनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स. एंड ऑर्गेनल्स मीन्स स्मॉल ऑर्गन्स. नाउ स्पेसिफिक टास्क और फंक्शंस आर असाइन टू ईच सेल ऑर्गेनल. अब इन सेल ऑर्गेनल्स को अलग अलग टास्क दिया हुआ है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक एक ऑर्गन को दिया हुआ है, राइट? सो दिस इज अबाउट द डिवीजन ऑफ लेबर, और इसी को हम क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर. दीज ऑर्गेनल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, विच इज द सेल. ऑल द सेल्स फाउंड हैव टू हैव द सेम ऑर्गेनल्स. ज़्यादा जो सारे सेल्स हैं उनके अंदर बेसिक सेल ऑर्गेनल सेम रहते हैं, लेकिन उनको अलग अलग टास्क दिया हुआ है, और जिसकी वजह से उनका स्ट्रक्चर कुछ चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ दी पर्टिकुलर टास्क, ताकि वो टास्क उसको अच्छी तरीके से उस टास्क को कर सके, राइट? सो दिस वी आर गोइंग टू सी. ओके, सो ऑल द सेल्स which are found, they have almost the same organelles, right? Now what matter is their function. तो अब क्या हो रहा है? व्हाट ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड. सो हम उनको अलग अलग फंक्शन दे देते हैं, और वो फंक्शन की वजह से उनका साइज और शेप कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है ना? साइज और शेप क्यों चेंज हो जाता है? सो दैट दे कैन डू दैट फंक्शन मोर एफिशिएंटली, वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सके. तो आप देख सकते हो द सेल साइज वेरीज वेरी ब्रॉडली विद द रेंज. अब साइज भी इसी के कारण क्या करते हैं? वेरी करते हैं. मोस्ट सेल्स आर ओनली विजिबल, मोस्टली दी सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, मतलब उनका बहुत छोटा साइज होता है, वो माइक्रोस्कोप के नीचे ही हम देख सकते हैं. लेकिन फिर भी एक्सेप्शंस है. क्या क्या है? साइज में हम देखते हैं. मोस्ट सेल्स आर they are very tiny, they are microscopic, and they are visible only under microscope, right? So marine algae, Acetabularia 10 सेंटीमीटर बड़े होते हैं, तो दिख जाएंगे हमारे को इजीली. ऑस्ट्रिच का एग 18 सेंटीमीटर बड़ा होता है, तो आराम से आपको दिखेगा, हाथ में देखो, देख सकते हो. बट माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम बहुत ही छोटा है, 0.1 माइक्रोमीटर. माइक्रोस्कोप में भी शायद दिखाई दे, बहुत मुश्किल से दिखाई, बहुत टाइनी दिखाई देगा उसमें, लेकिन आप देख सकते हो ऑस्ट्रिच का एक, दिस इज वन सिंगल सेल. प्लस मैरीन एल्गी एसिटाबुलेरिया 10 सेंटीमीटर. सो दीज आर वेरी लार्ज, द सेल इज वेरी लार्ज हियर, बट यू कैन सी द एग्जाम्पल, वेरी स्मॉल सेल. सो size of the typical cell of multicellular organisms is between 20 to 30 माइक्रोमीटर. सो 20 से 30 माइक्रोमीटर एक नॉर्मल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल की साइज होती है.
अच्छा, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि एक एंट की, चींटी की, और मैं अगर उसको कंपेयर करूं एक एलिफेंट से, तो दोनों में नंबर ऑफ सेल्स डिफर करेंगे, लेकिन साइज ऑफ द सेल नॉर्मली इट विल बी बिटवीन 20 to 30 माइक्रोमीटर। तो उसमें ये नहीं समझना कि अगर चींटी बहुत छोटी है तो उसके सेल्स की साइज भी बहुत छोटी होगी, और हाथी बहुत बड़ा है साइज में तो हाथी के जो सेल्स है वो भी बहुत बड़े बड़े होंगे। दैट इज नॉट द केस, द नंबर ऑफ सेल्स इज द केस, राइट। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। सेल वॉल्यूम एंड नंबर, ये मैंने अभी आपको बताया। दी वॉल्यूम ऑफ द सेल इज फेयरली कांस्टेंट, क्योंकि उनके साइज भी फॉर अ सेल टाइप किडनी सेल्स ऑफ अ हॉर्स, बुल और माउस विल बी ऑफ द सेम साइज, क्योंकि वो सेम फंक्शन कर रहे हैं इसलिए उनकी साइज और उनका शेप भी एक जैसा होगा। नंबर, द नंबर ऑफ सेल इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज को रिलेटेड विद साइज। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी साइज छोटी है, तो उसमें नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ जो सेल्स है वो कम होंगे, राइट, विद द साइज ऑफ द ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म। इन ह्यूमंस द नंबर ऑफ सेल्स आर एस्टिमेटेड अराउंड 100 ट्रिलियन सेल्स है ह्यूमंस में, राइट। तो अगर हम बात करें एक चींटी में और ह्यूमन की, तो क्या होगा, चींटी में नंबर ऑफ सेल्स कम होंगे, लेकिन साइज ऑफ द सेल विल नॉट वेरी मच। साइज ऑफ द, अब जो एनिमल सेल है उसकी साइज एक पर्टिकुलर साइज है, तो वो साइज एंट में भी होगी, चींटी में भी होगी, और वही ह्यूमन में होगी। नंबर ऑफ सेल्स डिफर करेंगे, राइट। तो ये चीज आपको एकदम ध्यान में रखना है। इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू दैट if there is an organism which is larger in size, the number of cells will vary, right, the size of the cell will not vary. Now what is reproduction? तो जो अभी सेल हैं they have come from the cells which existed earlier, right? So the cells divide to produce new cells of their own kind, which is known as reproduction or division of cells. Now all the cells have come from the pre-existing cell. किसने कहा था, रॉबर्ट वर्चोव ने सेल थ्योरी में कहा था, right? कब कहा था, 1858 में, right? So this is the last point of cell theory, which says that all cells which are presently alive, जो अभी जिंदा है सेल, वो किससे आए हैं, they have come from the existing cells, pre-existing cells, जो उनसे पहले थे, उनसे पहले वाले सेल ने डिवाइड किया तो नेक्स्ट जनरेशन सेल आए। अब नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सेल कब आएगी, जो अभी प्रेजेंट सेल है वो डिवाइड करेंगे, वो रिप्रोड्यूस करेंगे, तो नेक्स्ट जनरेशन आएगी। सो दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। लाइफ की कंटिन्यूएशन इसी तरीके से होती है, किससे, रिप्रोडक्शन से। इफ रिप्रोडक्शन इज नॉट देयर, लाइफ विड नॉट एग्जिस्ट आफ्टर सम टाइम, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, हर सेल का एक लाइफ स्पैन होता है। वो लाइफ स्पैन पूरा होते ही वो सेल डाई हो जाएगा, लेकिन जब तक वो लाइफ स्पैन पूरा नहीं होता, अगर वो रिप्रोड्यूस करे तो नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगी। सो दिस शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। आप सबको ये अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। सेल का शेप, द शेप एंड द साइज ऑफ द सेल्स आर रिलेटेड टू द फंक्शन दे परफॉर्म। अलग अलग फंक्शन उनको दिए हुए हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो उसके हिसाब से सेल्स का शेप और साइज भी डिफर करता है। सम सेल्स आर लाइक एमीबा हैव चेंजिंग शेप। अब एमीबा क्या है, इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और एमीबा का कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता। वो क्या करता है, वो जैसे पानी फ्लो करता है ना, उस तरीके से फ्लोइंग शेप होता है उसका, बार बार शेप चेंज होते रहता है। बट इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल नर्व सेल जो होते हैं उनका क्या होता है, लंबा फाइबर जैसा, हम लोग पढ़ने वाले न्यूरॉन का डिटेल में पढ़ेंगे सेल्स एंड टिश्यूज में, तो वो एक टिपिकल न्यूरॉन लंबा सा उसका साइज होता है, बिकॉज द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन इज टू कन्वे द मैसेज फ्रॉम ऑर्गन्स टू ब्रेन एंड द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ब्रेन टू द ऑर्गन्स और ग्लैंड्स, इसीलिए उनका जो शेप होता है वो भी डिफर करता है, राइट। सो वी नो अबाउट दिस। ओके, नाउ लेट अस गो टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो एक टिपिकल सेल मोर और लेस उसका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, उसके सेल ऑर्गेनल्स भी कॉमन होते हैं। सो व्हाट आर दीज कॉमन सेल ऑर्गेनल्स? सो स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो कोई भी एक पर्टिकुलर जो सेल है उसमें 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? देखो, सबसे पहला हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो उसको बाहर से उसकी बाउंड्री है। जैसे ये एनिमल सेल है, दिस इज एन एनिमल सेल, ओके, दिस इज एन एनिमल सेल, दिस इज एन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल इज एब्सेंट। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज देयर, देन वी हैव दी साइटोप्लाज्म एंड
दी मिडिल पोर्शन विच इज द न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस है, आप देख सकते हो। न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज द कंट्रोल सेंटर और द ब्रेन ऑफ द सेल, राइट। साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज अ जेली लाइक फ्लूइड। ये एक जेली लाइक फ्लूइड है, बहुत विस्कस होता है, गाढ़ा गाढ़ा, और इसी के अंदर सेल ऑर्गेनल्स है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्गी बॉडी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है। तो ये सारे क्या होते हैं इसी के अंदर, ये सेंट्रोसोम है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये किसके अंदर सस्पेंडेड है? ये किसके अंदर सस्पेंडेड है? अ थिक विस्कस जेली लाइक फ्लूइड, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, राइट। सो देयर आर थ्री मेजर कंपोनेंट ऑफ अ सेल: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो ये तीन मेजर है। फिर इसके बाद जब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स की, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, तब आपको हम बात करेंगे कि जो भी सेल होता है, असल के अंदर कोई भी जो सेल है, इफ देयर इज एनी सेल, तो उसके अंदर तीन मेजर कंपोनेंट होने चाहिए। पहला सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वो उसको बाहर से अलग कर रही है, उसको प्रोटेक्शन दे रही है। सेकेंड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज वेरी नेसेसरी। और थर्ड होता है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। ओके, लेट मी जस्ट इसको थोड़ा सा, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, ये तीन चीज़ें ज़रूरी है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल हम पढ़ेंगे उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होंगे, सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, लेकिन सेल मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा और जेनेटिक मटेरियल। सो कोई भी सेल हो तो उसके अंदर तीन कंपोनेंट ज़रूर होंगे: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। ओके, सो लेट्स गो फर्दर, आगे चलते हैं हम। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन, राइट। नाउ सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स। फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर होती है और बीच बीच में प्रोटीन एम्बेडेड रहते हैं। एम्बेडेड मतलब धसे हुए रहते हैं। तो कैसे? ये देखो, ये लिपिड की एक लेयर और ये लिपिड की दूसरी लेयर। कौन से लिपिड? फॉस्फोलिपिड्स। और इन दो लिपिड्स की लेयर के बीच में कहीं कहीं पे क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं ये बनाता हूँ, लिपिड की एक लेयर, ये लिपिड की दूसरी लेयर, ये लेयर जो बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, इस तरीके से अगर मैं बना रहा हूँ, और बीच बीच में क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन। तो क्या है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है? इट हैज लिपिड बाइलेयर, लिपिड की दो लेयर होती है। और कौन सा लिपिड? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, और बीच बीच में ये प्रोटीन्स होते हैं। एंड देर आर एम्बेडेड प्रोटीन्स, बीच बीच में प्रोटीन्स होते हैं जो उसके अंदर एम्बेडेड है, धसे हुए हैं, उसके अंदर मिलते हैं हमारे को। सो दिस इज अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इट इज़ वेरी वेरी फ्लैक्सीबल, थिन होती है, पतली होती है, फ्लैक्सीबल होती है, एंड मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से। फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है, बाई लेयर, बाई लेयर मतलब दो लेयर होती है। एक लेयर कहाँ? बाहर की तरफ, और दूसरी लेयर अंदर की तरफ, और बीच बीच में प्रोटीन्स होते हैं। तो इस तरीके से ये होती है, लिविंग है, ये बहुत थिन है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट्स। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब जो चीज़ें सेल को ज़रूरत होती है उसको अंदर आने देती है, ठीक है, जो सेल को ज़रूरत नहीं है उसको बाहर जाने देती है, लेकिन जो चीज़ें सेल को ज़रूरत नहीं है उसको बाहर से अंदर नहीं आने देगी, और जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट है उसको अंदर से बाहर नहीं जाने देगी। मतलब क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स एंड इन एंड आउट ऑफ द सेल, सेल के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। अगर बाहर से कोई टॉक्सिक चीज़ अंदर आनी चाहती है जिससे सेल को नुकसान होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको अंदर नहीं आने देगी। सेल के लिए कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उसको सेल से बाहर नहीं जाने देगी, तो इसको कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज known as or called as selectively permeable membrane? Because it allows only selective things to go out and come in into the cell. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, that cell wall is a selectively permeable membrane. I hope that the selective permeability of the cell membrane is clear to all of you.
ओके राइट। सो अब जो सेल मेम्ब्रेन है, अब सेल मेम्ब्रेन से कुछ चीज़ें बाहर जा रही है और कुछ चीज़ें अंदर आ रही है, तो दिस इज नोन एज द ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दो तरह का होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, अब जैसे जो ट्रांसपोर्ट मैं बोल रहा हूँ, व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो ट्रांसपोर्ट, नाउ ट्रांसपोर्ट इज ऑफ टू टाइप। क्या हो सकता है? इट कैन आइदर बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट। नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसके अंदर क्या जरूरत होती है? एनर्जी की। एनर्जी इज स्पेंड, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट में नो एनर्जी इज यूज्ड, नो एनर्जी इज यूज्ड। ठीक है, तो ये दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी खर्च नहीं होती, नो एनर्जी इज यूज। अब ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसके अंदर हम दो प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। एक तो जो हम बात कर रहे हैं डिफ्यूजन की, और दूसरा जो है वो है ऑस्मोसिस। ठीक है, ये दो मेजर प्रोसेसेस है जिससे सेल के अंदर से बाहर और सेल के बाहर से अंदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, और एक्टिव जो है उस वो भी कुछ होता है, और एक बल्क ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। पहले हम डिफ्यूजन का प्रोसेस लेते हैं, विच इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। सो स्पॉन्टेनियसली मतलब, स्पॉन्टेनियस मतलब ऑटोमेटिक, अपने आप, ऑटोमेटिक। हम बोलते हैं ना, अरे ये काम ऑटोमेटिक है क्या, ये चीज ऑटोमेटिक है, मतलब खुद हो रही है अपने आप। सो ऑटोमेटिक, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम और द मॉलिक्यूल्स और द पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन वेयर देयर इज कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन है जहां उसका, टू अ रीजन वेयर द कॉन्सेंट्रेशन इज लो। सो द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम a region of high concentration to low concentration on their own, spontaneous, automatic, is known as diffusion. इसको कहते हैं डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन सॉलिड्स में भी हो सकता है, लिक्विड्स में भी और गैसेस में भी, लेकिन सॉलिड में वो नेग्लिजिबल है, लिक्विड में फास्ट होता है और सबसे फास्ट गैसेस में होता है, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गैसियस एक्सचेंजेस। गैसियस एक्सचेंजेस मतलब जैसे एक सेल है, उस सेल में रेस्पिरेशन होते रहता है, तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज़्यादा हो गया और ऑक्सीजन कम हो गया। बाहर वाटर में है, ये समझ लो, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा है, बाहर वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो क्या होगा, अंदर ऑक्सीजन कम है और बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो ऑटोमेटिकली डिफ्यूजन होगा। अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जो कि बाहर है डिफ्यूज होगी, कहाँ, किसके थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, और बाहर ऑक्सीजन का हाई कॉन्सेंट्रेशन है और सेल के अंदर क्या है, लो, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द सेल्स, और हमारे अंदर भी हो रहा है बिटवीन लंग्स एंड दी इनहेल्ड एयर एंड दी एक्सहेल्ड एयर, बिटवीन दी ब्लड एंड दी टिश्यूज, तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, डिफ्यूजन के प्रोसेस की वजह से हो रहा है। अब ये एग्जांपल देखो, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए तो हमारे लिए जहरीली भी होती है, टॉक्सिक होती है। सो विच इज अ वेस्ट एंड रिक्वायर्ड टू बी एक्सक्रीटेड, और सेल धीरे धीरे इसको क्या करते हैं, निकालते रहते हैं, नहीं तो सेल में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो हाई कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड का हाई कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड होता है और बाहर लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो ऑटोमेटिकली फ्रॉम इनसाइड द सेल इट विल डिफ्यूज आउट, और धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी, तो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन और बाहर बराबर हो जाएगा, राइट। नाउ व्हाट हैपन्स, जब ऑक्सीजन चाहिए, अब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर लो है लेकिन बाहर हाई है, तो ऑटोमेटिकली द ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड टू लो कॉन्सेंट्रेशन विच इज इनसाइड द सेल। तो ये जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, ऑटोमेटिक मूवमेंट है, दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। सबसे इंपॉर्टेंट डिफ्यूजन जो होता है वो गैसेस में होता है, लिक्विड में भी हो सकता है, लेकिन सॉलिड्स में ये नेग्लिजिबल होता है। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है बच्चों, है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अनदर टाइप ऑफ डिफ्यूजन, एक दूसरे तरह का डिफ्यूजन जो लिक्विड में होता है लेकिन जिसके अंदर सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, है ना। So this is also one type of diffusion, but it has some difference, right? अब this is known as osmosis. Now what is osmosis? It is the passage of water, या हम बात करते हैं solvent, and water is also a solvent. So it is the passage of water molecules from a region of high water concentration to a
region of low water concentration across a semi permeable membrane. So what is osmosis? Osmosis is basically a type of diffusion in which there is movement of water molecules or solvent molecules from a high region concentration, a region of high concentration to a region of low concentration across a semi permeable membrane. And now this once again is a पैसिव ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से, एग्जांपल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो प्लांट्स अपने रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से और जिसे प्लांट सर्वाइव करता है। नाउ दिस बेसिकली इज ऑल्सो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है, वो भी एक ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। और देखते हैं हम आगे। ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑस्मोसिस और जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफ्यूजन का प्रोसेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस मेनली दूसरे मीडियम में भी हो सकता है, और ऑस्मोसिस से वाटर का कॉन्सेंट्रेशन और जो डिजॉल्व सब्सटेंसेज है वो। नाउ देर इज अनदर ट्रांसपोर्ट विच इज नोन एज एक्टिव, जैसे मैंने आपको बताया, विच नीड्स एनर्जी। सो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, अब प्लांट्स को क्या चाहिए, कुछ मॉलिक्यूल्स भी चाहिए जो क्या है पहले से उसके अंदर है लेकिन फिर भी चाहिए उसको। सो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लाइक सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल इन अ डायरेक्शन विच इज अपोजिट टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और जब भी अपोजिट, नॉर्मली कैसे मूव करते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो, लेकिन लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अगर उनको आना है तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, या नॉर्मल प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा, सेल को एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। नाउ दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। समझ में आ गया, अगेंस्ट दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब एक प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या हो रहा है बच्चों, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो अनेबल्स द सेल टू एनगल्फ इन फूड in and out and other material from its external environment. Such processes are known as endocytosis. अब एमीबा कैसा होता है आपको मालूम है, इरेगुलर शेप में, ये इरेगुलर। अब एमीबा के पास यहाँ पे समझ लो कोई फूड पार्टिकल आ गया। अब एमीबा को इसको क्या लेना है, अपने को इंजेस्ट करना है, ये फूड है। तो अब क्या होगा, एमीबा क्या करेगा, अपनी ये वाला और ये वाला जो सेल मेम्ब्रेन है इसको आगे की तरफ करेगा, है ना। तो लेट मी जस्ट रब इट। ओके, मैं दूसरा बना देता हूँ इसकी सीरीज़ में। तो अब अमीबा क्या करेगा, ये इधर का और ये, तो अब ये इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको इस तरीके से एक्सटेंड कर देगा, इसको हम कहते हैं सूडोपोडिया। अब नेक्स्ट वाले में क्या होगा, ये इसका न्यूक्लियस। अब नेक्स्ट वाले में क्या होगा, इट विल बेसिकली व्हाट इट विल डू, इट विल एनगल्फ, वो इस तरीके से पूरा उसको एनगल्फ कर लेगा। ये वाला और ये वाला क्या होगा, यहाँ पे मीट हो जाएगा एंड दिस विल बिकम अ फूड वैक्यूल, और ये अंदर आएगा। अब यहाँ से एंजाइम जाएंगे, यहाँ से एंजाइम जाएंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे, जो भी चीज़ें काम की है वो इधर आ जाएगी एब्जॉर्ब, और इसके अंदर वेस्ट मटेरियल। अब वेस्ट मटेरियल है तो फिर से क्या हो जाएगा, इस वैक्यूल को वापस से अपोजिट डायरेक्शन में उसको बाहर निकाल देगा। जब वो अंदर लेता है तो उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। जब वो वापस वेस्ट मटेरियल को एज अ वैक्यूल बाहर छोड़ देगा तो उसको क्या कहेंगे, एक्सोसाइटोसिस। तो ये भी एक प्रोसेस है जिसमें बल्क काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ अंदर लेना या बाहर निकालने का प्रोसेस होता है। और यूनिसेलुलर, बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये प्रोसेस होता है, और मेनली इसका जो हम एग्जांपल बात करते हैं वो है एमीबा। आई थिंक फॉर दिस प्रेजेंटेशन दिस इज इनफ। थैंक यू वेरी मच।